नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन सा स्टडी पॉइंट पर। और आज मैं आप लोगों को करवाने वाली हूँ जो आपके क्लास 12th के हिंदी का आपका जो थर्ड बुक है, जिसका हमारा नाम है अभिव्यक्ति और माध्यम। इसके जितने भी हमारे जो आपका सिलेबस है, उसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर रहने वाला है, उसको हम यहाँ पर करने वाले हैं। सारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है उसको हम देखेंगे और ये भी समझेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन हमें हमारे एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। तो आई होप आप एंड तक इस वीडियो में बने रहेंगे, सारे क्वेश्चंस को देखेंगे, सारे क्वेश्चंस को समझेंगे, क्योंकि आपको पता है इसका जो मिड टर्म का सिलेबस होता है वही फाइनल का सिलेबस होता है। तो अगर आपने अभी इसकी प्रिपरेशन कर ली तो आप क्या करोगे, फाइनल में अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो यहाँ पे हम क्वेश्चंस देखते हैं, स्टार्ट करते हैं और किस किस टाइप के क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिल जाएंगे वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, फीचर से क्या अभिप्राय है। यहाँ पर हमें फीचर के बारे में बताना है और फीचर के कितने प्रकार होते हैं वो हमें समझना है। तो फीचर एक सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन है जिसका उद्देश्य पाठकों को सूचना देना, शिक्षित करना और मुख्य रूप से मनोरंजित करना होता है। तो हमारा फीचर क्या है, एक सुव्यवस्थित मतलब अच्छी तरीके से लिखा हुआ, सुव्यवस्थित मतलब जो आंखों को देखने में अच्छा लगे, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन है मतलब ये इतना बढ़िया लेख होता है जो कि काफी अच्छा लगता है। और इसका कार्य क्या है, तो लोगों को मनोरंजित करना और उनको शिक्षित करना होता है। ठीक, तो ये हमारे फीचर के डेफिनेशन है। फिर फीचर के प्रकार यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है। तो फीचर के बहुत से प्रकार होते हैं, वो फीचर के कुछ प्रकार हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो फर्स्ट है हमारा समाचार बैकग्राउंड। यहाँ पर ये फीचर है समाचार बैकग्राउंड फीचर। तो इसमें आप देखेंगे ना, को आपको पता है कि आप कोई भी चीज अगर ले रहे हैं, मतलब किसी से व्यक्ति से आप मित्रता कर रहे हो, तो आप उसका बैकग्राउंड देखोगे कि अच्छा है या नहीं है, किस फैमिली से बिलोंग करता है। वैसे ऐसा नहीं देखते हैं, बट होता है कई जगहों पर ऐसा किया जाता है। तो वैसे ही ये है कि समाचार का जो बैकग्राउंड है एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किसमें, फीचर के प्रकार में। खोज परख फीचर होता है हमारा। एक खोज परख फीचर का मतलब क्या है, इसके अंतर्गत हम मतलब ऐसी चीजें जैसे कि आपने सुनी होगी ना, कोई खोज वगैरह हुई है, किसी कोई घटना घटित हो चुकी है, अब उसकी खोज की जा रही है कि किस तरीके से हुआ है, किस वजह से हुआ है, क्या कारण था। किसी व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति की हत्या कर दी, तो क्या रीजन था, उसने कर्जा ले रखा था या लड़ाई हो चुकी थी उसकी, तो क्या है वहां पे खोजबीन हो रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, खोज परख फीचर जो है वो बोलते हैं। साक्षात्कार मतलब किसी व्यक्ति की जो हम बातें हैं उसको सुनते हैं, तो उसको साक्षात्कार फीचर जो है वो कहते हैं। जीवन शैली फीचर, तो जिसमें हम किसी भी व्यक्ति के जीवन शैली के बारे में बता रहे हैं। जैसे आप देखते हैं ना, सेलिब्रिटीज के बारे में बताया जाता है, उनकी जीवन शैली के बारे में बताया जाता है, उनका लाइफ रूटीन जो है बताया जाता है, तो वो हमारे जीवन शैली फीचर के अंतर्गत आता है। रूपात्मक फीचर, व्यक्तिगत चित्रण और यात्रा फीचर और विशेष कार्य फीचर। तो ये हमारे फीचर के प्रकार है। इनमें हम क्या करते हैं, तो या तो हम व्यक्तिगत फीचर में हम व्यक्ति की जो बातें होती है या फिर व्यक्तिगत चरित्र वगैरह है उसकी बात की जाती है। ये भी बड़े महान लोगों की ही बातें हैं जो इसके अंतर्गत आएगी। ठीक है। यात्रा फीचर, तो कोई व्यक्ति क्या है, उसने यात्रा किया है, यहाँ से कहीं बाहर गया है, तो पहले आप पुराने टाइम पे अगर इसको लेंगे तो वो यात्रा वृत्तांत होता था, आज के टाइम पे उसको यात्रा फीचर बोल देते हैं कि वो अपना मतलब एक वो बताएगा कि किस किस तरीके से उसने क्या क्या चीजें फेस की है, क्या क्या किस किस चीजों में उसको मजा आया है, तो ये सारी बातें वो हमें इसके अंतर्गत बताएगा। ठीक है। विशेष कार्य फीचर, तो जैसे आप देखते हैं ना कि एक अलग से कॉलम आता है जहां पर जो व्यक्ति मतलब विशेष कार्य करते हैं। जैसे आपने सुना होगा कोई माउंट एवरेस्ट पे चढ़ गया है, हमारी हॉकी की टीम फर्स्ट आई है, क्रिकेट की टीम फर्स्ट आई है, तो इस तरीके से जो विशेष कार्य फीचर होते हैं वो भी हमारे फीचर के अंग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। तो ये हमारे कुछ फीचर थे और उसके प्रकार थे, मतलब फीचर क्या होता है और उसके प्रकार कौन कौन से होते हैं ये हमने पढ़ा। आप इसके नाम याद कर लीजिए, बाकी इसको एक्सप्लेन करना बहुत ईजी है, आप दो दो लाइन में भी एक्सप्लेन कर देंगे तो ये 8 पॉइंट है, बहुत लंबा आपका आंसर बन जाएगा। ठीक, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको हम देख लेते हैं क्या है। सॉरी, इसमें एक और बात बताई गई है जो फीचर की विशेषता है, ये भी आप देख लीजिए। फीचर की शैली कथात्मक शैली की तरह होती है। इसका आकार रिपोर्ट से बड़ा होता है। ग्राफिक्स का होना अनिवार्य है। बोझिल नहीं होते। एक अच्छे व रोचक फीचर के साथ फोटो, रेखांकन या फीचर
में शब्दों की अधिकतम सीमा नहीं होती। ये क्या है, एक कथा की शैली में हमारा होता है, ठीक है। जैसे हम कोई बात बता रहे हैं तो एक कथा के रूप में हम इसको दिखाते हैं। साथ ही में क्या है, इसका आकार रिपोर्ट से बड़ा होता है। जो रिपोर्ट होती है वो छोटी होती है। आप रिपोर्ट देखते हैं ना, न्यूज रिपोर्ट वगैरह जो होती है वो हमारे न्यूज़पेपर में आती है, तो इससे ज्यादा बड़ी क्या है, न्यूज रिपोर्ट से ज्यादा बड़ी हमारी फीचर होती है। इसमें ग्राफिक्स वगैरह जो होते हैं उसका होना अनिवार्य होता है, और ये बोझिल नहीं होती, मतलब ये माइंड को हल्का कर देती है, रिलैक्स कर देती है। ऐसा नहीं है कि आप इसको पढ़ के टेंशन में आ रहे हो कि ये क्यों हो रहा है, ऐसा किस लिए हो रहा है। इसको पढ़ के आप एकदम हल्का जो महसूस है वो करते हैं। एक अच्छे और रोचक फीचर के साथ जो फोटो वगैरह है वो बहुत ज्यादा जरूरी होती है। इसमें शब्दों की कोई सीमा नहीं होती, क्योंकि हमने यहाँ पर देख लिया कि ये क्या है, कथात्मक शैली की तरह होती है, और ये क्या है, रिपोर्ट से बड़ी होती है। तो इसमें शब्दों की कोई लिमिट नहीं होती हमारे फीचर के अंदर। तो आपकी फीचर की विशेषता आएगी तो आप यहीं से क्या कर सकते हो, 4 से 5 पॉइंट्स जो है बना सकते हो, ठीक है। ये आपका 5वां पॉइंट हो गया और ये आपका 6th पॉइंट हो गया। इसी को एक एक लाइन में आप एक्सप्लेन कर दीजिए, आपका नंबर जो है आपको मिल जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है उसको हम देख लेते हैं, क्या है हमारा, विशेष रिपोर्ट से आप क्या समझते हैं, विशेष रिपोर्ट के कितने प्रकार होते हैं। अब हमें विशेष रिपोर्ट के बारे में बताना है। अब विशेष से हमें पता चल रहा है ना कोई स्पेशल चीज है यहाँ पे, तो देख लेते हैं क्या होती है हमारी विशेष रिपोर्ट। विशेष रिपोर्ट समाचार पत्र और पत्रिकाओं में गहरी छानबीन की विश्लेषण और व्याख्या के आधार पर जो रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है उसे हम विशेष रिपोर्ट कहते हैं। मतलब कोई ऐसी न्यूज है जिसको हमने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रखा है और उसकी हम बहुत डीप में क्या कर रहे हैं, जो जानकारी है उसको एकत्रित कर रहे हैं, उसको हम विशेष रिपोर्ट बोल रहे हैं। ठीक, विशेष रिपोर्ट के प्रकार जो है उसको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारी है खोजी रिपोर्ट। तो खोजी रिपोर्ट में हमारा क्या है, हम खोजबीन कर रहे हैं, वही हमारी खोजी रिपोर्ट होगी। तो जिस रिपोर्ट में पत्रकार उन सूचना और तथ्यों की छानबीन करके जनता के सामने लाता है जो पहले सबके समक्ष ना आई हो। जैसे कि आप देख कोरोना का एग्जांपल ले ले तो बहुत सारे लोग ऐसे बोल रहे थे जो आंकड़े क्या है सरकार बता रही है या न्यूज रिपोर्टर जो है हमें बता रहे हैं, जो मृत्यु की आंकड़े हैं वो बहुत कम बता रहे हैं क्योंकि उससे ज्यादा मृत्यु हुई है। तो कोई न्यूज चैनल वाले ज्यादा बता रहे हैं, कोई न्यूज चैनल वाले कम बता रहे हैं, उनमें से कोई एक सही रहा होगा। तो वही यहाँ बताया गया है कि वो आंकड़े सामने लेकर आए जो पहले न्यूज चैनल वाले किसी व्यक्ति के सामने नहीं लेकर आए थे। ठीक, तो ये वही है खोजी रिपोर्ट कि हम वो सारी चीजें छानबीन कर रहे हैं और उसको जनता के समक्ष रख रहे हैं कि ये बातें जो है जनता को पता होनी चाहिए। ठीक, इन डेप्थ रिपोर्ट सार्वजनिक रूप से प्राप्त तथ्य, सूचनाओं, आंकड़ों की गहरी छानबीन करके महत्वपूर्ण पहलुओं को जनता के सामने लाना। तो सार्वजनिक रूप से मतलब क्या कर रहे हैं यहाँ पर, हम जो सार्वजनिक रूप से तथ्य को एकत्रित करें, जैसे किसी व्यक्ति से हमने पूछताछ कर ली है, किसी समूह से हमने पूछताछ कर ली है कि आपको इसके बारे में क्या जानकारी है, तो इस प्रकार से सूचना एकत्रित कर रहे हैं और फिर उसको लोगों की बातों को सामने अपने समक्ष रख के एक सूचना जो है जनता के सामने लेकर आ रहे हैं, वो हमारी इन डेप्थ रिपोर्ट कहलाती है। विश्लेषणात्मक रिपोर्ट, जिस रिपोर्ट में घटना या समस्या से जुड़े तथ्यों का विस्तार से विश्लेषण किया जाता है। तो विश्लेषणात्मक रिपोर्ट हमारी क्या है, जिसमें कोई भी मान लो किसी का मर्डर हुआ है तो क्या है, एक पूरा विस्तार से बताया जा रहा है कि ये व्यक्ति इतने समय रात को 8 बजे घर से बाहर निकला था, ये अपने दोस्तों से मिलने के लिए गया था, उसके बाद जब वो अपने दोस्तों से मिलकर आ रहा था तभी अचानक एक व्यक्ति ने उसके ऊपर हमला कर दिया, तब का टाइम 8:15 के आसपास हो रहा था। तो इस तरीके से पूरी एक एक लाइन जो होती है वो बताई जाती है, वो हमारी विश्लेषणात्मक रिपोर्ट के अंतर्गत आती है। ठीक, विवरणात्मक रिपोर्ट, तो विवरणात्मक का भी यही है, विवरण करना एक तरीके से। हम देख लेते हैं क्या क्या है, जिस रिपोर्ट में समस्या का विस्तृत वर्णन और बारीकी से बारीकी तथ्यों को उद्घाटित किया जाता है। इसके अलावा एक अन्य रिपोर्ट भी है, वो हम नीचे देखेंगे। तो यहाँ पे क्या है, विवरणात्मक रिपोर्ट का मतलब क्या है कि उसमें भी हमने क्या किया है, एकदम डिटेल में बताया है। यहाँ पे हमने विश्लेषणात्मक रिपोर्ट में हमने विश्लेषण किया, उसके बारे में बताया हमने जानकारी, इसमें हमने और ज्यादा डीप में बताया है। जैसे कि अब उसने अपने मित्रों से क्या क्या बातें की थी, वो टेंशन में तो नहीं था, उसने बताया तो नहीं था कि उसका झगड़ा हो चुका है, तो ये सारी जानकारी भी हमारी विवरणात्मक रिपोर्ट के अंतर्गत आ जाती है। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट रिपोर्ट इसी के अंदर बता रखा है वो फीचर रिपोर्ट है। तो फीचर रिपोर्ट क्या है, सामान्यतः रिपोर्ट उल्टा पिरामिड शैली में लिखी जाती है।
आपने पढ़ा होगा हमारी जो मतलब जो मेनली जो हमारी रिपोर्ट होती है वो उल्टा पिरामिड शैली में चलती है, लिखे जाते हैं, किंतु कुछ ऐसे कथात्मक शैली में लिखी जाने वाली रिपोर्ट को हम फीचर रिपोर्ट कहते हैं। तो जो आम रिपोर्ट है उसको हम किस में लिख रहे हैं, तो उल्टा पिरामिड शैली में लिख रहे हैं, लेकिन हमारी जो फीचर रिपोर्ट है इसको हम क्या कर रहे हैं, उल्टा पिरामिड में नहीं लिख रहे हैं, बल्कि इसको हम एक कथात्मक शैली में दर्शा रहे हैं, कथा के रूप में। अब कथा के रूप में ऐसा तो हम नहीं लिखेंगे ना कि पहले हम कहानी का निष्कर्ष ही बता दें, ऐसा नहीं होता। पहले हम कहानी पूरी बताते हैं और एंड में निष्कर्ष बताते हैं। इस तरीके से हमारी कथात्मक शैली चलती है। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स जो है समझ में आ गए होंगे। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम देख लेते हैं। प्रिंट रेडियो टीवी इंटरनेट के खामियों का वर्णन कीजिए, अथवा हम जानते हैं संचार के निम्न माध्यम प्रिंट रेडियो टीवी इंटरनेट बहुत ज्यादा उपयोगी है, परंतु यह सभी के लिए समान नहीं है। तो यहाँ पे हमें जो हमारे संचार के माध्यम है प्रिंट रेडियो टीवी, इसके बारे में बताना है किस प्रकार से लोगों के लिए अच्छे भी हैं और लोगों के लिए अच्छे नहीं है, ये हमें इसके अंदर बताना है। तो हम देख लेते हैं। सबसे पहले प्रिंट जो माध्यम है उसको हम देख लेते हैं क्या हमें बता रखा है। इससे सीमित स्थान होता है, इसमें सीमित स्थान होता है, मतलब एक्स्ट्रा जो व्यक्ति को चाहेगा कि मैं अपनी बातों को रख दूं तो इसके अंदर नहीं रख पाएगा। इसमें स्थान जो है फिक्स होते हैं सभी के लिए, चाहे वो कहानी है, पहेली है, मजाक मतलब जोक जो होता है हमारा वो है, या फिर कोई जो हमारे नेता है उनका कोई हमें वर्णन दिया गया, व्याख्या दी गई है उनकी बातों की, वो जानकारी है, या किसी अन्य देश की जानकारी है, तो वो ऑलरेडी फिक्स्ड होती है वहां पर सारी चीजें। हम इसमें एक्स्ट्रा चीजें ऐड नहीं कर सकते हैं। निरक्षर अर्थात अनपढ़ लोगों के लिए प्रिंट माध्यम किसी काम का नहीं है। जो व्यक्ति पढ़ नहीं पाएगा वो किस तरीके से, अगर मैं उसके सामने अगर ये भी पेज रख दूं तो वो नहीं समझ पाएगा कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो जो निरक्षर लोग होते हैं, जो अनपढ़ लोग होते हैं, उनके लिए प्रिंट माध्यम किसी भी काम का नहीं होता है। इस माध्यम द्वारा हम तुरंत घटी घटनाओं को संचालित नहीं कर सकते। प्रिंट माध्यम क्या है, आज की रिपोर्ट जो भी होगी वो हमें कल मॉर्निंग में प्राप्त होगी। ठीक है, कोई भी रिपोर्ट तुरंत ही वहां पर नहीं हो जाती, प्रिंटेड माध्यम में नहीं हो जाती, मतलब मिलती है हमें। ठीक, उसमें एक दिन 24 घंटे का टाइम लगता है अगली रिपोर्ट आने में। तो इसका ये खामियां है कि हमें सारी जानकारी तुरंत नहीं मिलती है। आय के विशेष स्रोत न होने के कारण प्रिंट माध्यम को विज्ञापनकर्ताओं की वरीयता बढ़ती है। तो इसमें क्या है, अब लोगों ने क्या किया है, इसको यूज करना कम कर दिया है, तो इनकी आय की जो जरूरतें होती है वो धीरे धीरे कम हो रही है। ठीक, अशुद्धियां हो तो छपने के बाद उन्हें दूर नहीं किया जा सकता। अब मान लो सुबह सुबह प्रिंटिंग हो चुकी है, या फिर रात को प्रिंटिंग हो चुकी है और सुबह इसको लेकर जाना है, तो क्या होगा, वो त्रुटि उस टाइम ठीक नहीं हो पाएगी। अगर कोई गलती है, कोई व्यक्ति रिपोर्ट करता है, तो वो भी अब अगले 24 घंटे के बाद ही उसको ठीक करेंगे, वो भी उसके लिए एक अलग कॉलम बनाना पड़ता है। तो वही है कि अगर कोई भी गलती हो जाएगी, इसके अंदर कोई वर्ड की गलती हो गई, या पूरी लाइन ही गलत हो गई, या पूरा पैराग्राफ गलत हो गया, तो वो उस टाइम ठीक नहीं हो सकता है। इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। तो ये हमारे क्या है, प्रिंटेड माध्यम की कुछ खामियां है। नेक्स्ट हमारा रेडियो है। एक रेखीय माध्यम है, माध्यम की तरह पीछे नहीं लौटता है। अब रेडियो हमारा क्या है, वो चलता रहता है, इसका प्रसारण रुकता नहीं है। जैसे कि अब मैं कोई 5 बजे का प्रोग्राम है और मैं कोई काम कर रही हूँ, मैं बिजी थी, मैं नहीं देख पाई, तो मैं 6 बजे उसको रिपीट नहीं कर सकती, क्योंकि उसका टाइम 5 बजे का था, तो वो 5 बजे ही आएगा। ठीक, तो ये एक रेखीय माध्यम की तरह चलता है, ये सीधा चलता रहता है, वापस नहीं आता। ठीक, कई बार रेडियो कार्यक्रमों एवं समाचार बुलेटिन की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। तो यहाँ पे टाइम भी फिक्स होता है कि 5 बजे होगा, 6 बजे होगा, 7 बजे होगा। तो इसके लिए क्या है, वेट भी करना पड़ता है कि वो प्रोग्राम, मतलब टाइमिंग जो होती है उसकी भी इसके अंदर थोड़ी प्रॉब्लम होती है, समय की समस्या इसके अंदर रहती है। रेडियो में अधिक लंबे कार्यक्रम नहीं सुना सकते क्योंकि वे उबाऊ हो जाते हैं। अब रेडियो एक ऐसा माध्यम है जहाँ पर व्यक्ति सुन रहा है और सामने हम किसी चीज को नहीं देख रहे हैं, तो अगर लंबे लंबे कार्यक्रम रखने लग जाएंगे तो व्यक्ति उसको सुनना पसंद नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसमें ज्यादा बड़े प्रोग्राम जो है वो नहीं होते हैं। इसमें बोलचाल की भाषा के प्रयोग से भाषा के विस्तार व विकास की संभावना नहीं रहती है। तो इसमें जो बोलचाल की भाषा के प्रयोग से, मतलब हम जो भाषा यूज कर रहे हैं, मान लो अब व्यक्ति क्या है, हिंदी में सुनना चाहता है, हमारे भारत की बात कर ले, हम हिंदी में रेडियो सुनना चाहते हैं,
इंग्लिश में कोई बोल देगा तो उसमें कोई एक्सप्लेन करने वाला भी नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से इसमें क्या है, भाषा का विस्तार नहीं हो पाता है, ठीक। तो ये भी हमारे रेडियो की खामियां हैं। अब हम टीवी की खामियां देख लेते हैं। इसमें समय की सीमा होती है, यह भी एक रेखीय माध्यम है। वैसे इसमें जो प्रोग्राम से रिपीट होते हैं, बट मोस्टली क्या देखा गया है कि इसमें भी प्रोग्राम्स जो है कुछ-कुछ रिपीट नहीं होते हैं। हमारे टीवी सीरियल के अलावा जो न्यूज़ वगैरह होते हैं, वो बहुत कम ही होता है कि रिपीट हो, ठीक? और इसमें भी समय की सीमा होती है, आप कोई भी चीज़ देखो तो आपको टाइम फिक्स होगा, शाम को 7 बजे आएगा, 8 बजे आएगा, 8 से 9 चलेगा, 9 से 12 चलेगा। तो इस तरीके की समय सीमा हमारे टीवी के अंतर्गत देखी जाती है। टीवी कार्यक्रमों में दर्शकों को बाँधे रखना कठिन कार्य है। अब जैसे कि आप न्यूज़ वगैरह भी देख लो, अगर वो डायरेक्ट ऐसे सीधे खड़े होके हमें न्यूज़ बता रहे हैं, तो क्या हम उसको देख पाएँगे? वो इंटरेस्टिंग बनाने के लिए क्या करते हैं, बहुत सारे वीडियोज़ जो होते हैं उसको लेकर आते हैं, ताकि व्यक्ति क्या है, हमारी बातों के साथ-साथ वीडियो को भी देखे और महसूस कर पाए कि ऐसी घटना सचमुच में हो रही है। ठीक है? तो इसलिए इसमें क्या बता रखा है कि लोगों को बाँध कर रखना बहुत मुश्किल होता है। जैसे आप नाटक वगैरह में भी देखते हो तो क्या है, वो बहुत सारे सॉन्ग्स का यूज़ करते हैं, ताकि जो व्यक्ति है वो उससे कनेक्ट हो सके। ठीक? तो यही बताया गया है कि दर्शकों को बाँध के रखना इसमें थोड़ा मुश्किल होता है, जिसके लिए हमने बहुत सारे चीज़ें जो है यूज़ की है। नेक्स्ट इसमें दृश्य, श्रव्य, विजुअल व शब्द बाइट्स में बहुत संतुलन बनाना कठिन है। तो यहाँ पर बता रखा है कि एक साइड जैसे कि आप देखते हैं ना, अब दृश्य माध्यम है, यहाँ पे वैसे तो न्यूज़ की बात की जा रही है। दृश्य माध्यम मान लो कि मैं यहाँ बात कर रही हूँ कि नेपाल में भूकंप आ गया है और यहाँ पर आ रहा है कि किसी और देश में बाढ़ आ गई है, ऐसी वीडियो आपके सामने आ रही है। तो क्या ये अच्छा इम्पैक्ट डालेगा लोगों पर? तो ये बहुत मुश्किल काम है कि अगर मैं बोल रही हूँ नेपाल में बाढ़ आ रही है, तो सामने मेरी स्क्रीन पर आपको वही पिक्चर, सॉरी, नेपाल में भूकंप आ गया है, तो मैं वैसी पिक्चर आपको दिखाऊँ, तो ऐसे संतुलन बनाना थोड़ी मुश्किल बात होती है इसके अंदर। ठीक है? इसमें सेक्स, हिंसा व रोमांस का प्रोत्साहन मिलता है और भाषा के विस्तार की भी संभावना कम रहती है। तो इसमें कुछ गलत प्रोग्राम्स वगैरह है जो भी हमें देखने को मिलते हैं, जो कि हमारे समाज पर, हमारी सोसाइटी पे थोड़ा गलत प्रभाव डालते हैं। ठीक? नेक्स्ट टीवी माध्यम में लाभ को ध्यान में रखकर तैयार किए गए कार्यक्रम विशेष दर्शक वर्ग के लिए होते हैं, अतः यह टाइप्ड हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा होगा ना कि अब अलग-अलग चैनल की अलग-अलग फीस हमें देनी पड़ती है, ठीक है? अगर आप नहीं दोगे उस चैनल की फीस, तो उस चैनल का जो केबल होता है, नेटवर्क होता है, उसको काट दिया जाता है। तो वही बात की जा रही है यहाँ पे कि ये इसकी खामियों के अंदर ही आता है कि इन सब विशेष प्रोग्राम का इस्तेमाल सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया हो। अगर नहीं किया है, उसकी पेमेंट नहीं की है, तो उनको वो चैनल नहीं मिलेगा, ठीक? रेडियो का एक माध्यम हमारा रह गया था। इस माध्यम में श्रोताओं को बाँध कर रखना काफ़ी कठिन होता है। तो रेडियो माध्यम आपको पता है एक ऐसा माध्यम है, जहाँ पर हम सुन रहे हैं, हम कुछ देख नहीं रहे हैं। तो मान लो कि कोई उबाऊ प्रोग्राम आ चुका है, तो रेडियो कोई भी देखना पसंद नहीं करेगा। आज के टाइम पे तो रेडियो वैसे भी ना के बराबर यूज़ किया जा रहा है, बट उस टाइम पे जब रेडियो का चलन इतना ज़्यादा था, तो ऐसी थोड़ी बहुत दिक्कतें जो है वो देखने को मिल रही थी। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, हमारा इंटरनेट आ चुका है। इंटरनेट एक ऐसी चीज़ है जिसकी बहुत सारी खूबियाँ भी है और बहुत सारी खामियाँ भी है। तो हम यहाँ पर उसकी खामियाँ को देख लेते हैं। इसमें समय सीमा ना होने के कारण लोग दूसरे कार्यों से कटते जा रहे हैं। इसमें कोई समय सीमा नहीं होती, लोगों ने वाईफ़ाई लगवा लिया, अपना फ़ोन चलाते रहो जितना मन कर रहा है। ऐसा मेरे साथ भी होता है, मैं बहुत फ़ोन यूज़ करती हूँ हद से ज़्यादा, ठीक है? तो वही बता रखा है कि लोग क्या है, और बातों से दूर हटते जा रहे हैं और फ़ोन में लगे जाते हैं। मेरे साथ होता है, मैं यूट्यूब खोलती हूँ पढ़ने के लिए और उसके बाद फिर जो शॉर्ट्स आते हैं वो मैं देखने लग जाती हूँ। तो बहुत मुश्किल होता है अपने माइंड को कंट्रोल करना, ठीक है? बट मैं ट्राई करती हूँ कि मैं कंट्रोल कर लूँ किसी तरीके से। गरीबों तथा अनपढ़ों के लिए इंटरनेट किसी काम का नहीं, इसे चलाने के लिए धन व कौशल की आवश्यकता होती है। तो आपको पता है कोई गरीब व्यक्ति है, उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं, तो एंड्रॉइड वो नहीं ले सकता है, ठीक है? तो उसके लिए इंटरनेट किस काम का, अगर उसने छोटा मोबाइल ले रखा है, तो वो फिर तो उसमें इंटरनेट का यूज़ है ही नहीं। तो इसलिए बता रखा है कि गरीब व्यक्तियों के लिए ये किसी काम का नहीं होता है। नई पीढ़ी में स्वयं को हर समय अपडेट रखने की लत लगने की बुरे परिणाम सामने आ रहे हैं। आज के टाइम पे क्या है, सब चाहते हैं कि हम अपडेटेड रहें। क्या हमारे सोसाइटी में चल रहा है, क्या हमारे देश में चल रहा है, क्या हमारे विदेश में चल रहा है, ये सारी जानकारी लोग क्या है रखना चाहते हैं।
इसकी वजह से वो क्या करते जा रहे हैं, जो हमारी रियल लाइफ है उससे दूर होते जा रहे हैं और एक फैंटेसी में चलते जा रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, हम किसी देश को हम अपने से मतलब किसी देश के कल्चर को अपना रहे हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है, बट उसको हम अपनी तरफ इतना ज़्यादा उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। जैसे आप कोरियन कल्चर को देख लो, कितना ज़्यादा भारत में आता जा रहा है, लोग कितना ज़्यादा उसको पसंद कर रहे हैं। तो एक तरीके से ये सही भी है कि हम बाहरी सभ्यता को जान रहे हैं, लेकिन एक तरीके से गलत भी है कि हम क्या कर रहे हैं, अपनी सभ्यता को धीरे-धीरे हम छोड़ रहे हैं। तो एक ये बुरी बात है जो कि हमें इंटरनेट से ही प्राप्त हुई है। अगर इंटरनेट नहीं होता तो हम बाहरी दुनिया को नहीं जान पाते, हमें नहीं पता चलता कि वहाँ का फैशन सेंस कैसा है, वहाँ पे के-पॉप आइडल्स भी है, वहाँ के जो ड्रामाज़ है वो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो ये सारी जानकारी हमें नहीं मिलती, ठीक है? लेकिन इंटरनेट की वजह से हमें ये सब कुछ पता चलता है। इस वजह से हम क्या कर रहे हैं, अपनी सभ्यता को धीरे-धीरे भूलते जा रहे हैं। इंटरनेट को केवल एक औज़ार के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। इंटरनेट एक ऐसा माध्यम है, खासकर आजकल आप एआई को देखते हैं, तो क्या है, एक ऐसा माध्यम हमारा इंटरनेट जिसको हम गलत काम के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि जैसे आप किसी आतंकवादी समूह में मान लो कि कोई व्यक्ति ऐड है, ठीक है? अब उसने एआई से बहुत सारे ऐसे चीज़ों के बारे में जानकारी निकाल ली जिससे कोई गलत कार्य कर सके वो, ठीक? तो एक तरीके से वो औज़ार का ही यूज़ हुआ ना, या फिर आप देखते हैं बहुत सारी वीडियो वगैरह एडिट की कर दी जाती है और उसको लीक कर दिया जाता है। तो ये सारी जो बुरी चीज़ें हैं वो हम इंटरनेट के द्वारा कर सकते हैं और इंटरनेट को हम एक औज़ार की तरह इस्तेमाल करते हैं। ये गलत है, जो सरकार है इस पे बहुत अच्छे तरीके से रोक भी लगा रही है, बट फिर भी कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके से 1-2 न्यूज़ जो है वो सुनने में आ जाती है, जो कि इंटरनेट की एक बहुत बड़ी खामियों में से एक है। अब जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं। वो आप आई होप आपको सारे ही जो खामियाँ हैं वो समझ में आ गई होगी, क्योंकि अब हम खूबियों पे जा रहे हैं। खामियाँ हमने बहुत इंसल्ट कर ली इन सारे संचार माध्यम की, अब इनकी खूबियाँ जो है उनको हम देख लेते हैं। क्योंकि अगर संचार माध्यम बुरे भी हैं तो ये कहीं न कहीं हमारी बहुत ज़्यादा मदद भी करते हैं हमारी लाइफ़ को दूसरी जगह से कनेक्ट करने के लिए। तो हम देख लेते हैं क्या फ़ायदे हैं इनके, यही हमारा क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन देख लीजिए एक बार। ठीक है। तो फर्स्ट हम प्रिंटेड माध्यम को ही देख लेते हैं, क्या है? पढ़ने व सोचने का पूरा अवसर प्राप्त। अब यहाँ पर कोई टाइम लिमिट नहीं है, आप जितनी देर चाहते हो, आपको अगर एक वर्ड समझ में नहीं आया, आपको नहीं समझ में आया, अस्पृश्य का मतलब क्या होता है, आपको नहीं पता, आप उसको बार-बार पढ़ सकते हो, पूरी लाइन को पढ़ सकते हो ताकि आपको पता चल जाए। आप उसको लेकर आप गूगल पे सर्च कर सकते हो इसका मतलब क्या है, तो आपको पूरा टाइम दिया जाता है इसके अंदर कि आपको कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो उसको आराम से आप पढ़ो, देखो, समझो, तो ये इसकी खूबियों के अंतर्गत आता है। यह लिखित भाषा का विस्तार है। अब क्या है, इसमें हमें लिखित रूप में चीज़ें मिलती है, तो हमें जो है एक भाषा के बारे में ज्ञान जो है वो पता चलता है। मान लो कि आज हमारे जो भी हम अखबार वगैरह यूज़ करते हैं या कॉपी में जो भी चीज़ें लिखते हैं, वो अब हमने कहीं-कहीं रख दिया है। अब एकदम से जो दुनिया है वो ख़त्म हो गई है, तो अगर दूसरी जो हमारी प्रजाति जो धीरे-धीरे उत्पन्न होगी, वो इन सब चीज़ों को निकाल लेगी। जैसे हम पुरानी चीज़ों को, अवशेषों को निकाल रहे हैं, डायनासोर की चीज़ें हो गई या फिर हमारे जो हड़प्पा सभ्यता की इतनी सारी जानकारी हमें मिली है, जिसको हम एकत्रित कर रहे हैं। तो हो सकता है लोग क्या करेंगे, खुदाई करेंगे, हमारी हड्डियाँ निकालेंगे, हमारे द्वारा जो लिखी गई वस्तुएँ हैं उसको निकालेंगे, चीज़ें जो है उसको निकालेंगे और हमारे बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो ये इससे क्या है, हमारे भाषा का एक विस्तार जो है वो होता है लिखित रूप में, ठीक है? प्रिंट माध्यम के द्वारा किसी भी सामग्री के संदर्भ के लिए काटकर लंबे समय तक रख सकते हैं। अब प्रिंटेड माध्यम है, आपको वो चीज़ अच्छी लग गई है तो आप क्या कर सकते हो, उसको काट कर अपने पास रख सकते हो, जब आपका मन करेगा आप तब उसको पढ़ सकते हो, ठीक है? कहीं से भी, बीच से भी और कहीं भी पढ़ सकते हैं, जहाँ से मन करे, ऊपर से मन करे आपका ऊपर से पढ़िए, बीच से मन करे बीच से पढ़ो, नीचे से मन करे तो आप नीचे से स्टार्ट कर दो। तो इसमें ऐसी कोई भी चीज़ बाधा नहीं होती कि आपको पहले शुरू से ही शुरू करना पड़ेगा और अंत में जाके आपको पूरा ही पढ़ना पड़ेगा। वो आपकी इच्छा है, आप पूरा पढ़ना चाहते हो तो पढ़िए, वरना आप बीच में छोड़ सकते हो। प्रिंट माध्यम चिंतन, विचार व संप्रेषण का माध्यम है। प्रिंट माध्यम से हम आसानी से बहुत गहन चिंतन जो है दिमाग लगा सकते हो उस पॉइंट को लेकर कि अगर ऐसा है तो क्यों है, किस वजह से है, ये बहुत अच्छा है, ये गलत है।
तो हम बहुत ज़्यादा गहन जो उस पे एक बात है, उस पे विचार हम कर सकते हैं। ठीक है? तो ये हमारे सारे प्रिंटेड माध्यम की विशेषताएँ थी। अब रेडियो की विशेषताएँ हम देख लेते हैं। इस माध्यम से ध्वनि, स्वर, शब्द तथा संगीत से मनोरंजन व ज्ञानवर्धन होता है। रेडियो हमारा सुनने का माध्यम है। ठीक है? तो हम इससे क्या कर रहे हैं, ध्वनि, स्वर, शब्द, संगीत से हम क्या कर रहे हैं, मनोरंजन प्राप्त कर रहे हैं। कुछ देखने का नहीं है, जो हमें ध्वनि प्राप्त हो रही है, इसमें इतना मतलब वॉइस का इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है कि सिर्फ़ हमें वॉइस के द्वारा ही लोगों को अपनी ओर आकर्षित करना पड़ता है। ठीक, रेडियो में सुनने की उन्मुखता, स्वतंत्रता होती है। रेडियो में आप आराम से सुन सकते हो। ऐसा नहीं है कि बीच में आपकी लाइन मतलब वैसे नेटवर्क थोड़ा हो जाता है इधर-उधर तो आवाज़ चली जाती है, बट इसमें सुनने की उन्मुखता होती है। आपको कोई चीज़ सुननी है तो आप आराम से सुन सकते हो। यह सस्ता माध्यम है, आसानी से मिलने वाला माध्यम है, बहुत सस्ता है, लोग इसको अफ़ोर्ड कर सकते हैं। निरक्षर और पढ़े-लिखे भी इसका आनंद उठा सकते हैं। अब ये कोई पढ़ने वाला तो है नहीं कि आपको एक-एक वर्ड जो लाइन है वो पढ़नी पड़ेगी, यहाँ पर कोई और आपके लिए बोल रहा है। तो यहाँ पे जो निरक्षर लोग मतलब जो पढ़े-लिखे नहीं हैं और जो पढ़े-लिखे हैं, दोनों ही इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके माध्यम से दूर-दराज़ के कार्यक्रम भी आसानी से सुने जा सकते हैं। हम इसके माध्यम से दूर के जो जैसे मान लो कि किसी और राज्य में कोई समस्या उत्पन्न हुई है। हम देख लेते हैं केरल में मान लो कि वहाँ पे मानसून की वजह से बाढ़ आ गई है, तो वो जानकारी भी मैं यहाँ दिल्ली में बैठकर केरल की जानकारी भी ले सकती हूँ। तो वही है कि हम दूर-दराज़ के जो भी न्यूज़ वग़ैरह है उसको भी हम रेडियो माध्यम से सुन सकते हैं। ठीक है? तो ये इसकी विशेषताओं में था। आई होप आपको इसकी विशेषताएँ समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हमारा टीवी है। विश्व के सॉरी विश्व की घटनाओं को घर बैठे सीधे हम लाइव देख सकते हैं। अब आज के टाइम पे तो ऐसा हो गया है कि अगर अमेरिका में भी कुछ हो जाए तो वो जानकारी हमें मिल जाती है। अगर अमेरिका का युद्ध हो गया है किसी और देश के साथ तो वो जानकारी हमें मिल जाएगी। किसी छोटे से छोटे देश में अगर हो जाएगा तो कोई भी बात हो जाएगी तो वो भी जानकारी हमें मिल जाती है। तो हम क्या है कोई भी जानकारी लाइव देख सकते हैं, लाइव हमें पता चलेगा, लाइव रिपोर्टिंग होती है वहाँ पे। जहाँ बम गिर रहा है वहाँ पे भी न्यूज़ एंकर जो होते हैं वो पहुँच जाते हैं वहाँ पे और हमें उसकी लाइव फुटेज जो है वो दिखा देते हैं, ठीक है? तो इतना मतलब है ना? आपने भी देखा होगा वीडियो में और बहुत बार ऐसे सोचा होगा कि भई वहाँ के लोग ऐसे भगदड़ में भाग रहे हैं, लेकिन जो हमारा न्यूज़ रिपोर्टर है उसको डर ही नहीं लग रहा है, वो वहीं पर खड़ा है। ठीक? तो क्या है हमें लाइव जानकारी घर पे बैठे टीवी के माध्यम से मिलती है। यह मनोरंजन व ज्ञानवर्धन का उत्तम साधन है। हमें इससे एंटरटेनमेंट भी मिलता है, जैसे हम गाने सुन सकते हैं, नाटक देख सकते हैं, कार्टून देख सकते हैं और न्यूज़ भी देख सकते हैं जिससे हमें ज्ञान प्राप्त होता है। बहुत सारे पढ़ाई के चैनल भी हमें देखते हैं टीवी पर देखने को मिल जाते हैं। टीवी की खबरों से जीवंतता का एहसास होता है मतलब अब ऐसी न्यूज़ आ रही है कि मैं आपके सामने बोल रही हूँ, यहाँ पे वीडियो दिखा रही हूँ, इधर वीडियो दिखा रही हूँ, मेरे सामने कोई व्यक्ति बैठा है, मैं उससे बात कर रही हूँ, तो आपको ऐसा लगेगा ना कि हाँ, यहाँ पर लोग हैं, वीडियो भी शो हो रही है, अच्छा महसूस होगा। तो वही है कि एक जीवंतता का एहसास होता है, ऐसा नहीं है कि बस शांति ही शांति है वहाँ पे, ठीक? वही बताया गया है यहाँ पे। इसमें देखने व सुनने का आनंद एक साथ लिया जा सकता है। इसमें हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर अपने यूट्यूब के माध्यम से क्या कर रहे हो, ये स्क्रीन को देख भी रहे हो, मेरी बातों को सुन भी रहे हो। ऐसे ही आपने न्यूज़ भी देखी होंगी जहाँ पर वीडियोज़ भी शो होती है आपको और साथ ही में आप जो न्यूज़ एंकर की बातें हैं वो भी सुन सकते हो। ऐसे आपने गाने सुने होंगे जिस पे आप वीडियो भी देख रहे हो और गाने को भी सुन रहे हो। इसके माध्यम से साक्षर व निरक्षर दोनों तरह के लोग कार्यक्रम देखते हैं व सुनते हैं। तो इसमें भी ऐसा है कि हम बोल के बातें कर रहे हैं, तो जो निरक्षर व्यक्ति होगा वो भी बातों को समझ पाएगा। तो इसके माध्यम से जो निरक्षर व्यक्ति है उनको भी फ़ायदा होता है। इंटरनेट अब हम देख लेते हैं हमारा क्या है। दृश्य व प्रिंट दोनों माध्यमों का लाभ मिलता है। यहाँ पर हम वीडियोज़ को देख भी सकते हैं और साथ ही में हम उसको पढ़ भी सकते हैं। ये हमें दृश्य माध्यम में भी मिलता है और प्रिंटेड माध्यम में भी मिलता है। इंटरनेट के द्वारा बटन दबाते ही सूचनाओं का विशाल भंडार आ जाता है। अब इंटरनेट तो एक ऐसा माध्यम है जहाँ पे हम बहुत ही आसानी से हमें चैनल चेंज करने की भी ज़रूरत नहीं है। हमने टाइप किया और सारी इन्फॉर्मेशन हमारे सामने आ जाती है। ठीक है? तो वही है कि एक बटन दबाते ही हम क्या करते हैं, दुनिया भर की जितनी बातें होती हैं हमारे सामने आ जाती है। यह संवादों के आदान-प्रदान व चैटिंग का सस्ता स्रोत है।
इसमें बहुत सारे ऐप्स हैं, जैसे आपने व्हाट्सअप देखा होगा, मेल देखा होगा, इंस्टा देखा है, या फिर और भी बहुत सारे ऐप्स हैं, उन सबको देखा है। तो क्या है, हम आसानी से बहुत सस्ते माध्यम से इसमें चैट का भी जो मज़ा है वो ले सकते हैं। खबरें बड़ी तीव्र गति से पहुँचाई जाती हैं। अब यहाँ पर सेकंड नहीं लगता कि खबर जो है पोस्ट हो जाती है, ठीक है? तो वही है कि तुरंत ही यहाँ पर लोगों को मतलब एकदम, जैसे अभी मेरे हाथ में चोट लग गई मान लो, और मैंने उसको पोस्ट कर दिया, तो क्या होगा, तुरंत अब मेरे मिलियंस में फॉलोवर्स हैं, ऐसा मान लेते हैं, है नहीं, ठीक है? तो अगर मेरे हाथ में चोट लगी और मैंने उसको पोस्ट किया तो क्या होगा, तुरंत ही वो खबर सब जगह फैल जाएगी। जैसे कोई सेलिब्रिटी होता है, उसको आप देखते हैं, कुछ भी करते हैं वो लोग, छोटी-सी लिपस्टिक का भी ऐड कर देते हैं, तो वो धीरे-धीरे इतनी ज़्यादा फैल जाती है। तो यहाँ पे तुरंत ही क्या है, हमें खबर जो है वो मिल जाती है, तीव्र गति से खबर जो है हमें प्राप्त होती है। इंटरनेट के द्वारा खबरों का संप्रेषण, पुष्टि, सत्यापन व बैकग्राउंड तुरंत होता है। इंटरनेट के द्वारा क्या है, जो खबर है उसकी पुष्टि कि सही है या नहीं है, गलत खबर तो किसी ने नहीं पहुँचाई है, गलत खबर पहुँचाई है तो इसका मोटिव क्या है, ये सारी जानकारी इंटरनेट के माध्यम से तुरंत ही पता चल जाती है। लोग इस पे विश्वास भी जल्दी कर लेते हैं, लेकिन हमें जल्दी ही सत्यापन भी पता चल जाता है कि ये सही है या नहीं है। ठीक, तो ये हमारे कुछ अच्छे पॉइंट्स थे हमारे जो संचार के माध्यम है उनके। आई होप आपको सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। आप अपना कोई पॉइंट देना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको इनसे हटकर कोई पॉइंट आपको आते हैं इनके बारे में, तो आप आराम से उसको अपने आंसर में लिख सकते हो। तो आई होप आपको जो क्वेश्चन है वो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम देख लेते हैं। यहाँ पर हमारा समाचार और फीचर के अंतर जो है, हमें अंतर्गत जो अंतर है वो स्पष्ट करना है कि समाचार क्या होता है और फीचर क्या होता है। समाचार का कार्य पाठकों को सूचना देना होता है। तो आप समाचार जो है, न्यूज़पेपर है, न्यूज़ है, आप क्यों लेते हो, क्यों पढ़ते हो, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल सके कि समाज में आज क्या चल रहा है, देश में सरकार ने क्या करवाया है, देश दुनिया की खबरों को हम जानते हैं समाचार के द्वारा। इसका उद्देश्य पाठकों को ताज़ी घटना से अवगत करवाना होता है। तो जो नई-नई न्यूज़ आ रही है, जो कि जनता के लिए यूज़फुल है, वो सारी जानकारी हमें मिलती है, जिससे हमारा भला हो सके, वो सारी जानकारी हमें प्राप्त होती है। तो इसका उद्देश्य क्या होता है, पाठकों को सूचना देना होता है। इसमें शब्द सीमा होती है, इसमें हम ज़्यादा शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। एक वर्ड लिमिट होगी कि आपको 200 से 300 वर्ड्स जो है वो लिखने पड़ेंगे, इससे ज़्यादा आप नहीं लिख सकते। 500 से 600 लिखने होंगे, इससे ज़्यादा आप नहीं लिख सकते। तो इसमें क्या है, वर्ड लिमिट हमें देखने को मिलती है। इसमें लेखक के विचारों या कल्पना के लिए कोई स्थान नहीं होता। यहाँ पे हम सूचना दे रहे हैं लोगों को, हम कोई कहानी नहीं सुना रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे लेखकों की जो भी बातें होती है उनके लिए कोई स्थान नहीं होता। किसमें? हमारे समाचार के अंदर। इसमें फ़ोटो का होना अनिवार्य नहीं है। समाचार में अगर आप फ़ोटो लगाना चाहो तो ठीक है, जैसे आप न्यूज़पेपर में देखते हो। ज़रूरी नहीं है कि हर न्यूज़ के आगे आपको फ़ोटो मिले। अगर आप फ़ोटो लगाना सही समझते हैं तो लगाइए, वरना इसमें कोई भी अनिवार्यता नहीं होती उसकी। ठीक है? तो ये हमारा समाचार माध्यम था। अब फ़ीचर जो है उसको हम समझ लेते हैं। फ़ीचर एक सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन है। मतलब एक ऐसा लेखन है जो लोगों को आकर्षित करता है। ठीक, इसका उद्देश्य पाठकों को सूचना देना, शिक्षित करना और मनोरंजन करना होता है। यहाँ पे कार्य क्या था? सिर्फ जो नई घटना है उससे अवगत करवाना और उनको सूचना देना था। बट यहाँ पे हम शिक्षा भी दे रहे हैं, सूचना भी दे रहे हैं और उनको मनोरंजित भी कर रहे हैं। इसमें शब्द सीमा नहीं होती है। अच्छे फीचर 200 से 2000 तक के होते हैं। हमारे फीचर में कोई भी शब्द सीमा नहीं होती है। जितना वर्ड आप इसमें यूज़ करना चाहो आप कर सकते हो, बट इसमें हमारी जो है शब्द सीमा होती है हमारे किसके अंदर? तो समाचार के अंदर। लेकिन हमारे फीचर में कोई भी शब्द सीमा नहीं होती है। इसमें लेखक की कल्पना और विचारों का भी एक विशेष स्थान होता है। इसमें हम लेखकों को कोई जगह नहीं देते, लेकिन इसमें हम जो लेखक होते हैं उनको जगह देते हैं, उनके विचारों को हम इसके अंतर्गत रखते हैं। अच्छे फीचर के साथ फ़ोटो या ग्राफ़िक का होना अनिवार्य है। हमने ऊपर ही देखा था कि अगर कोई अच्छा फीचर है तो वहाँ पर हमें क्या है, वो अच्छा तभी माना जाएगा जब हमने वहाँ पर फ़ोटो का इस्तेमाल कर रखा है या फिर कोई ग्राफ़िक्स वग़ैरह का यूज़ कर रखा है, तो वो एक अट्रैक्टिव फीचर माना जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ अंतर थे हमारे समाचार और फीचर के अंदर। आपसे अलग से क्वेश्चन पूछ ले, समाचार की विशेषता बताइए या फीचर की विशेषता बताइए, तो आप ये सारे पॉइंट्स लिख सकते हो।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है उसको हम देख लेते हैं। सृजनात्मक लेख व पत्रकारिता में अंतर स्पष्ट कीजिए। अब जो हमारा पत्रकारीय लेख होता है और सृजनात्मक लेख होता है उसके बारे में हमें बताना है। तो इसका संबंध, सबसे पहले हम पत्रकारीय लेख को देख लेते हैं। इसका संबंध सामयिक और वास्तविक घटनाओं और मुद्दों से होता है। मतलब आज के टाइम में जो घटनाएं हुई हैं, जो भी मुद्दे खड़े हुए हैं, उससे क्या है, हमारा पत्रकारीय लेख जुड़ा हुआ होता है। यह अनिवार्य रूप से तत्कालीन और पाठकों की रुचि और जरूरतों को ध्यान में रखकर किया जाता है। तो जिस प्रकार से पढ़ने वाले का इंटरेस्ट है उसके हिसाब से इसको ढाल दिया जाता है हमारे पत्रकारीय लेख को। सामयिक मुद्दे और वास्तविक घटनाओं को लेते हैं, आज के जो मुद्दे हैं उसको उठाए जाते हैं, और ऐसे मुद्दे जो रियलिटी में हुए हो, ठीक है, और साथ ही में इसको हम इस तरीके से ढाल देते हैं जो कि पाठकों की रुचि इसके प्रति आ जाए। ठीक, सृजनात्मक लेख, इस लेखन में कल्पना को भी स्थान दिया जाता है। यहाँ पर हम वास्तविक चीजें जो रियलिटी में हो रही है उसको हम लेके चलते हैं, यहाँ पर हम काल्पनिक चीजों को भी रख लेते हैं जो कि हमारे माइंड द्वारा सोची गई चीजें होती है। इस लेख में लेखक पर बंधन नहीं होता, इसे काफी छूट होती है। यहाँ पे हम क्या है, पाठकों की रुचि का भी ध्यान रख रहे हैं, बट यहाँ पर क्या है, ऐसा ज्यादा कोई वो नहीं होता कि लेखक पहले सुनाने वाले को ही वही टेंशन लेके बैठ जाए कि सामने वाला इसको पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा। वैसे हर व्यक्ति टेंशन लेता है कि अगर मैं कोई लेख लिख रहा हूँ तो उसको सुना जाए, बट इसमें उतना टेंशन नहीं लिया जाता जितना इसमें पाठकों की जरूरतों के अनुसार हम जो वर्ड्स वगैरह है, जो स्टाइल है हमारा, स्ट्रक्चर है हमारा पत्रकारीय लेख का, उसको हम जो लोग हैं उसके रुचियों के अनुसार ही बदल देते हैं। ठीक, कहीं पर आपको एक पॉइंट जो है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, समाचार में 6 प्रकार कौन से हैं? समाचार के 6 प्रकार कौन से हैं? मतलब 6 ककार आपने पढ़ा होगा, यहाँ पे थोड़ी मिसप्रिंटिंग हो गई है। 6 ककार आपको बताने हैं कौन से हैं तथा उनका प्रयोग हम किस प्रकार से करते हैं। तो फर्स्ट 6 ककार हमारे क्या है, किसी भी समाचार में 6 प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास किया जाता है। क्या हुआ, कैसे हुआ, किसके साथ हुआ, क्यों, कहाँ। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं कि हमारे 6 ककार कौन कौन से हैं, ये हमें बताइए, और उसमें मतलब किस प्रकार से हम इसका इस्तेमाल करते हैं ये हमें बताइए। तो फर्स्ट आप ज्यादा मत लिखना, क्या याद कर लो, कैसे याद कर लो, किसके याद कर लो, क्यों, कहाँ और कब, ये हमारे 6 ककार होते हैं। और आपसे पूछ लो इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, तो इसके आगे की लाइन आपको लिख देनी है, जैसे क्या हुआ, कब हुआ, किसके साथ हुआ, क्यों हुआ, कहाँ हुआ और कब हुआ। ठीक, तो ये हमारे 6 ककार होते हैं। नेक्स्ट हमारी उल्टा पिरामिड शैली के बारे में हमें बताया गया है। तो उल्टा पिरामिड शैली में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इन बातों को रख दे रहे हैं, क्या, कौन, कहाँ और कैसे, फिर कैसे और क्यों और तथ्य शोध वगैरह जो है इसके अंदर आती है। सबसे पहले हम मुखड़ा जो है, बॉडी जो है, उसको हम मेन मान के चलते हैं। हम नीचे देख लेते हैं क्या क्या बातें बताई गई हैं। तो मुखड़ा सबसे महत्वपूर्ण होती है, जो स्टार्टिंग होती है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। किसी भी चीज की जो स्टार्टिंग होती है उसको हम इंपॉर्टेंट रखते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, हम स्टार्टिंग में ही जो निष्कर्ष है वो बता देते हैं कि हम पाठकों को ये न्यूज़ इसलिए बता रहे हैं, इसका जो प्रोवाइड करवाने का ये मतलब है, इस कारण से हम बता रहे हैं, लोगों को हम जागरूक कर रहे हैं, शिक्षा देना चाहते हैं, शिक्षित कर रहे हैं, मनोरंजन कर रहे हैं। तो ये सारी बातें हमें स्टार्टिंग में मुखड़े में ही पता चल जाती है। फिर हम बॉडी लिखते हैं, क्या क्या चीजें हम इसके अंदर बता रहे हैं, वो सारी चीजें जो हमारी बॉडी के अंदर आती है। और अंत में समापन, तो ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता, अगर लिखना है तो आप लिख सकते हैं, वरना नहीं लिखते। मतलब आंसर आपको लिखना है, बट जो हमारा उल्टा पिरामिड शैली में जो हम लिखते हैं न्यूज को, तो उसमें अगर आप समापन में कोई बात रखना चाहते हो तो ठीक है, वरना उसको हम छोड़ भी सकते हैं। ठीक, तो ये हमारी उल्टा पिरामिड शैली के बारे में कुछ जानकारी थी। अच्छे लेख किस प्रकार से लिखे जाते हैं तथा उनका लिखते समय ध्यान देने योग्य बातें कौन सी होती है। तो अच्छे लेख किस प्रकार से हम लिखते हैं ये हमें बताना है। तो हम अच्छे लेख की बात कर ले तो हम ऐसी भाषा का प्रयोग करें जो व्यक्ति को समझ में आए। ऐसी भाषा का मतलब ऐसी चीजों का इस्तेमाल करे कि व्यक्ति उसको अपने साथ महसूस कर सके, व्यक्ति उन बातों को समझ सके। ऐसा ना हो कि आप जो भी बातें बता रहे हैं व्यक्ति को आपके दिमाग के ऊपर से निकलता जा रहा है। तो ऐसी चीजें हम क्या करेंगे, अपने लेख के अंतर्गत रखेंगे, जो जिससे कि व्यक्ति अपने आप को उस लेख से कनेक्ट कर सके। तो इस प्रकार से आप 4-5 पॉइंट बना सकते हैं। बाकी हम यहाँ देख लेते हैं क्या है।
अच्छे की भाषा सीधी, सरल एवं प्रभावी होनी चाहिए। अच्छे लेख आएगा यहाँ पर, ठीक है। अच्छे लेख की भाषा सरल एवं सीधी होनी चाहिए और लोगों को समझ में आनी चाहिए। लोगों के ऊपर एक गहरा प्रभाव जो है वो छोड़ना चाहिए। अच्छे लेख में ध्यान देने योग्य बातें, गुण से गुण विषय की प्रस्तुति सरल और सहज हो। गुण से गुण मतलब गहरे से गहरी बात की स्थिति क्या है, ऐसी हो कि लोग आसानी से उसको समझ सके, सरल हो, आसान हो, सहज हो, लोगों को समझ में आ जाए। विषय तथ्य द्वारा पुष्टि हो, मतलब ऐसा नहीं कि आपने कोई भी बात बोल दी है भी या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जो भी हमने विषय लिए है उसकी पुष्टि होनी चाहिए, तथ्यों के द्वारा, सबूतों के द्वारा उसकी पुष्टि होनी चाहिए। लेख उद्देश्यपूर्ण हो, कोई भी आप बात लिख दे रहे हो ऐसा नहीं चलेगा। लेख में क्या है, एक उद्देश्य जो है वो मिलना चाहिए। कोई भी लेख आप लिख रहे हो तो इसका क्या रीजन है, क्या मोटिव है, वो आपको बताना पड़ेगा एक अच्छे लेख के अंदर, ठीक है। तो ये आपका एक अच्छा लेख था और अच्छे लेख में ध्यान देने योग्य बातें थी। आई होप आपको ये पॉइंट जो है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो हम देख लेते हैं, क्या है, पत्रकार के कितने प्रकार होते हैं, वर्णन कीजिए। तो पत्रकार के हमारे क्या है, 3 प्रकार होते हैं। यहाँ क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट हो गया, ठीक है, मतलब आंसर यहाँ से स्टार्ट हो गया है। पूर्णकालिक पत्रकार होता है, अंशकालीन पत्रकार होता है और स्वतंत्र पत्रकार होता है। हमारा पूर्णकालीन क्या है, किसी भी समाचार संगठन के लिए नियमित वेतन भोगी, मतलब मेरी नौकरी कहीं पर फिक्स हो चुकी है और वहां पर मैं क्या कर रही हूँ, मुझे महीने की आय मिलती है और मैं उनके लिए काम करती हूँ, वो हमारी पूर्णकालीन पत्रकारिता होगी। अंशकालीन मतलब कुछ टाइम के लिए एक निश्चित मानदेय पर काम करने वाला, कि आज मुझे इस कंपनी ने बोला कि मैं तुम्हें 10,000 दूंगा, तुम एक ये न्यूज जो है लेकर आ जाओ, तो मैं उसके यहाँ काम कर लूंगी। फिर अगले दिन दूसरी कंपनी बोलेगी मैं तुमको इसके 30,000 दूंगा, तो तुम यहाँ पर आके काम कर लो, मैं वहां पर चली जाऊंगी। तो कुछ इस प्रकार का ये पत्रकार होता है, जहां पर उसको अच्छी राशि जो है वो मिलती है, वो उधर काम कर लेता है। स्वतंत्र पत्रकार जो भुगतान के आधार पर अलग अलग अखबारों के लिए लिखे जाते हैं, तो ये भी हमारे इसी के अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, कविता लिखने के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं। जब हम कविता लिख रहे हैं तो हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो ये भी बिल्कुल लेख के जैसे ही है कि भाषा क्या है, सरल होनी चाहिए, सहज होनी चाहिए, प्रभावी होनी चाहिए और लोगों को समझ में आनी चाहिए। ऐसे ऐसे शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए कि जो बड़ी कठिन से कठिन बातें हैं वो हम आसानी से लोगों को समझा सके। एक उद्देश्य हमारा किसके अंदर होनी चाहिए, कविता के अंदर होनी चाहिए। कल्पना के साथ साथ वास्तविकता को भी स्थान मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस हम कल्पना में खोए हुए हैं और सारी कहानी हमने कल्पना में ही बना दी है, नहीं। अगर हम कुछ काल्पनिक बातों को भी ले रहे हैं तो हमें रियलिटी भी लोगों को दिखानी चाहिए। कविता का उद्देश्य बहुत बढ़िया होना चाहिए। ये सब बातों का हम ध्यान रखेंगे अच्छी कविता लिखते समय। बाकी हम यहाँ देख लेते हैं, भाषा का सम्यक ज्ञान होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कविता लिख रहे हो बट आप जिस लैंग्वेज में लिख रहे हो उसकी जानकारी ही आपको नहीं है, तो भाषा की जो ज्ञान है वो होना चाहिए। शब्द विन्यास पता होना चाहिए, शब्द की जानकारी हो, कब कहाँ पर क्या इस्तेमाल करना है, जैसे कॉमा कॉमा हो गया, फुल स्टॉप हो गया, क्वेश्चन मार्क हो गया, कब कहाँ क्या यूज करना है, ये जानकारी होनी चाहिए। छंद विषयक बुनियादी जानकारी होनी चाहिए, छंद के बारे में जानकारी होनी चाहिए। आपने छंद दोहे पढ़े होंगे अपने, तो उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए एक अच्छी कविता लिखते टाइम। अनुभव और कल्पना का सामंजस्य हो, मतलब रियलिटी भी हो और कल्पना भी इसके अंदर होनी चाहिए। सहज संप्रेषण शक्ति हो, मतलब मतलब भाषा संप्रेषण क्या है, हम एक दूसरे से आदान प्रदान करें अपने बातों को, ठीक है, तो वो एक अच्छे वे में किया होना चाहिए। ठीक, भाव एवं विचार की अनुभूति हो, मतलब भावों को भी रखा हो, अपने विचारों को भी रखा हो कि मेरी ये आशाएं हैं और मेरे ये विचार हैं, इन सब के बारे में हमें कविता के अंदर पता होना चाहिए। जैसे आप अपनी हिंदी की कविता 12th 11th में पढ़ते हैं तो हमें देखने को कुछ और मिलता है लेकिन उसका मतलब थोड़ा कहीं ना कहीं से वो चेंज हो जाता है। तो वैसी ही कविता का एक वो होता है, एक बढ़िया कविता होती है कि कवि एक अलग माध्यम से, एक छोटे से माध्यम से भी बहुत सारी जानकारी हमें दे देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, कविता हमें जीना सिखाती है, स्पष्ट कीजिए। तो कविता किस प्रकार से व्यक्ति को एक मतलब जीवन प्रदान कर देती है, वो हमें यहाँ पर बताना है। आप कविता पढ़ते हैं तो आपको पता है ना कितना अच्छा लगता है कविता पढ़ने में। मुझे बड़ा अच्छा लगता था जब मैं 11th 12th की कविताएं वगैरह जो पढ़ा करती थी। तो
कवि कवि कविता में भाव और विचारों के साथ अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग करता है। कल्पना के द्वारा कवि कविता में जीवन के सत्य के मधुर और कटु दोनों रूपों को प्रकट करता है। जैसे आपको पता है कि कवि क्या है, वास्तविक बातों को भी सामने रखता है लेकिन कल्पनाओं को भी सामने रखता है, ठीक है। तो जो कवि है वो अच्छी बातें, मधुर मीठी बातें हैं उसको भी लेकर आता है, और कटु मतलब जो कड़वी बातें हैं उसको भी व्यक्तियों के सामने रखता है। कवि को केवल कोरी कल्पना से बचना चाहिए, सिर्फ हमें फैंटेसी में ही कविता नहीं लिखनी चाहिए। कविता कवि अपने लिए नहीं लिखता, वरना उसका लक्ष्य अपने भावों और विचारों से समाज को परिचित कराना है। अब कवियों की बातें कुछ इस प्रकार से होती है कि घड़ी के पुर्जे का यूज करके भी वो क्या कर सकते हैं, पूरे समाज का जो हमारा एक वो चल रहा है, लोगों का अंधविश्वास जो चल रहा है उसके बारे में बता देते हैं। आपने टॉर्च बेचने वाला पढ़ा होगा, तो टॉर्च के माध्यम से ही हम क्या कर रहे हैं, पूरे हमारे अंधविश्वास जो हमारे समाज में चल रहा है उसको हम समक्ष अपने सामने रख लेते हैं। तो वही बताया गया है कि कविताएं जो होती है, वैसे ये आपकी जो कथाएं थी, कहानी थी वो थी, बट बहुत सारी आपने ऐसी कविताएं भी पढ़ी होंगी जो कि एक अलग ही वे में चलती है, लेकिन उसका मतलब जो है, मोटिव जो होता है वो अलग ही निकलता है, ठीक है। तो वही है कि कवि जो है कविताएं अपने लिए नहीं लिखता बल्कि समाज के लिए लिखता है, कि वो समाज की जितनी भी बुरी बातें हैं उसको क्या करे, एक्सेप्ट कर ले, ठीक है। इसीलिए वह अपने भावों का साधारण पूरण करता है। सहज व सरल भाषा पाठक को कविता के साथ बांध देती है। तो ऐसी भाषाएं जो कि आसान हो और व्यक्तियों को समझ में आए, वो क्या होती है, जो कविता से लोगों को बांध देती है। जैसे आपने एक 11 में पढ़ा होगा ना, आपकी हिंदू की हिंदुआई देखी, तुर्कन की तुर्काई देखी। तो ये कविता क्या है, हमें बताती है हमारे समाज के बारे में, हमारी रियलिटी जो है लोगों की, कि वो अपने अपने धर्मों की बड़ाई तो कर रहे हैं लेकिन दोनों का धर्म, हम जानते हैं हमारे धर्मों में कौन कौन सी खूबियां और कौन कौन सी कमियां है, ठीक है। तो इस तरीके से कविताएं जो होती है वो समाज पर मिली हुई होती है, समाज से जुड़ी हुई होती है, और एक समाज के बारे में एक अच्छी बात या फिर बुरी बात जो है वो हमें बताकर जाती है। समय के बंधन का नाटक में क्या महत्व है? तो समय का बंधन किसी भी चीज के लिए जरूरी है, ठीक है। जैसे समय हमारे लिए भी जरूरी है, वैसे ही समय का बंधन हमारे नाटक के लिए भी जरूरी है। एक सही टाइम पर नाटक प्रस्तुत करना, सही टाइम पर डायलॉग बोलना, सही टाइम पर नाटक का समापन करना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अब हम देख लेते हैं क्या क्या बातें हम यहाँ पर बताई गई है। नाटककार को समय के बंधन का अपने नाटक में विशेष ध्यान रखना होता है, और इस बात का कि नाटक की रचना पर भी पूरा प्रभाव पड़ता है। अगर समय ठीक नहीं, मतलब सॉरी, हाँ, समय योजना जो है वो सही रूप से नहीं होगी तो व्यक्ति के नाटक पर एक बहुत बड़ा प्रभाव जो है वो पड़ेगा। नाटक को शुरू से अंत तक एक निश्चित समय सीमा के भीतर पूरा होना होता है। जैसे नाटक का टाइम 7 से 9 है, ठीक है, इतना बड़ा टाइम है, लेकिन अब क्या हुआ, हमने अपने डायलॉग को इतना लंबा बोल दिया कि हमने उसको 7 से 11 कर दिया। जैसे कई बार आप असेंबली में बैठते हो और प्रिंसिपल मैम या कोई ऐसी टीचर आ जाती है जो कि लेक्चर सुनाने लग जाती है, तब आपको 2 मिनट भी 10 मिनट के बराबर लगते हैं, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पर है कि एक टाइम फिक्स है, लेकिन हमने उस टाइम से ज्यादा क्या कर दिया, नाटक को बढ़ा दिया, तो लोग क्या हो जाएंगे, बोर हो जाएंगे। या फिर इतने टाइम का था, हमने 7 से 8 के बीच में खत्म कर दिया। तो इतना भी फास्ट नहीं चलना है, हमें एक समय को निश्चित रूप से लेकर चलना होता है नाटक के अंतर्गत, ठीक है। यदि ऐसा नहीं होता तो नाटक से प्राप्त होने वाला रस, कौतूहल आदि प्राप्त नहीं हो पाता। ज्यादा हो जाएगा तो लोग बोर हो जाएंगे, जल्दी खत्म हो जाएगा तब भी लोग बोर हो जाएंगे कि यार ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया, ठीक है। नाटक का मंथन हम धारावाहिक के रूप में नहीं दिखा सकते हैं। हम नाटक की जानकारी को धारावाहिक के जैसे नहीं दिखा सकते। जैसे हमारे धारावाहिक में क्या होता है, कुछ हो गया तो इधर से कैमरा आएगा, इधर से कैमरा आएगा, इधर से कैमरा आएगा, नीचे से कैमरा आएगा। तो इस तरीके से हम अपने नाटक को प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नाटक क्या है, हम लोगों के सामने प्रत्यक्ष रूप से कर रहे हैं, लोग हमारे सामने बैठे हैं और हम यहाँ पर नाटक कर रहे हैं, जिससे हमें क्या है, डायरेक्ट उनका वो मिल रहा है, जो फीडबैक है वो हमें प्राप्त हो रहा है। अगर शोर करे तो मतलब उनको नाटक अच्छा लग रहा है, शांति से बैठे हुए मतलब उनको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, ठीक है। तो हम नाटक को हम धारावाहिक के जैसे प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नाटक का कभी भी मंचन हो वह वर्तमान काल में ही घटित होता है। जैसे कि वर्तमान काल, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया कि मैं अभी यहाँ पर नाटक कर रही हूँ और मेरे सामने 4 लोग बैठे हैं, वो मेरा मतलब मेरे को बताएंगे, अपने शोर से बताएंगे कि नाटक अच्छा लग रहा है, या फिर शांत बैठ के मुझे बताएंगे कि नाटक ठीक नहीं चल रहा है या खेला जाएगा।
इसके साथ साथ ही नाटक के प्रायः 3 अंक होते हैं, अंग होगा यहाँ पे, ठीक है, 3 अंग होते हैं, प्रारंभ, मध्य और समापन। तो इन चीजों का ध्यान रखना होता है कि प्रारंभ किस प्रकार से करना है, मध्य में नाटक कहाँ जाएगा और अंत में समापन किस प्रकार से होगा। अतः इन अंकों को ध्यान में रखते हुए नाटक को समय सीमा पर बांटना जरूरी होता है। तो हमें इन बातों का ध्यान रखना पड़ता है कि 1 घंटे का मान लो अगर हमारा आरंभ होगा, 1 घंटे का आरंभ वैसे ज्यादा हो जाएगा, 30 मिनट का आरंभ होगा तो हमारा 1 घंटे का मध्यम होगा और 30 मिनट का हमारा समापन होगा। इस तरीके से हमने एक टाइम बना रखा है, तो हमें इसी टाइम के हिसाब से अपने नाटक को लेकर चलना पड़ेगा। तो इस वजह से क्या है, हमें नाटक के अंदर समय सीमा को लेकर चलना पड़ता है, क्योंकि अगर समय सीमा थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो हमारा आरंभ, मध्य और अंत बिल्कुल ही खराब हो जाएगा, लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, लोगों का उत्साह समाप्त हो जाएगा, लोग हमें दूसरी बार नहीं देखना चाहेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या मतलब इसीलिए हमारा जो समय का बंधन है नाटक के अंदर बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है वो हम देख लेते हैं। कविता का अनिवार्य तत्व कौन सा है? तो छंद कविता का अनिवार्य तत्व है। छंद के द्वारा ही हम कविता को अच्छा बना सकते हैं। कविता के सारे घटक किससे प्रचलित होते हैं? तो कविता के सारे घटक परिवेश और संदर्भ से प्रचलित होते हैं। मतलब किस प्रकार का परिवेश है, किस प्रकार का वर्ड का यूज कर रखा है हमारे कवि ने और किस चीज से संदर्भित कर रखा है, मतलब उसमें समकालीन बातें है या नहीं है, वास्तविक बातें और काल्पनिक बातें है या नहीं है, ये सारी जानकारी हमें कविता के अंदर एक इसकी महत्वपूर्ण घटक होती है। कविता के मुख्य घटक कौन कौन से हैं? तो भाषा है, संरचना, बिंब, छंद और संकेत है। भाषा आपने देखा था अच्छी होनी चाहिए, संरचना अच्छी होनी चाहिए, बिंब, छंद वगैरह है जो ये सब बातों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना होता है कि किस रस का प्रयोग कर रहे हैं, किस अलंकार का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये सारी बातें कविता के अंदर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता किससे बनती है? तो कविता शब्दों के मेल से बनती है। कविता शब्दों, परिवेश के अनुसार शब्द चयन, लय, तुक, वाक्य संरचना, यति, गति, बिंब, संक्षिप्तता के साथ साथ विभिन्न अर्थ स्तर आदि से बनती है। मतलब मेल आप देखें तो आप बोल सकते हैं कि शब्दों का मेल, हमारा परिवेश, सूचनाएं और छंद के मेल से हमारी कविताएं जो है वो बनती है। ठीक है, जरूरी नहीं आप एक एक बात लिखो, मतलब लय क्या है, एक वे में कविता चलनी चाहिए। जैसे आप देखते हैं ना, कविता खत्म होती है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, इस तरीके से होता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, नाटक को किस प्रकार से काव्य की संख्या दी गई है? तो दृश्य काव्य। दृश्य काव्य क्या है हमारा? तो हम दृश्य मतलब किसी नाटक के द्वारा हम काव्य को प्रस्तुत कर रहे हैं, कोई नाटक कर रहे हैं उसके द्वारा ही हम काव्य को प्रस्तुत कर रहे हैं, उसको हम दृश्य काव्य बोलेंगे। नाटककार को नाटक लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो समय के बंधन की बात को नाटककार को सदैव ध्यान में रखना चाहिए। हमने समय का बंधन ऊपर देखा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी नाटक को अच्छा सफल बनाने के लिए। इसीलिए समय के बंधन का एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी नाटककार को नाटक लिखते समय, कि उसका आरंभ कब होगा, कितने टाइम के लिए होगा, उसका मध्य कितने टाइम के लिए होगा, समापन कब होगा, ये सारी जानकारी जो हमारे लेखक होते हैं, नाटककार होते हैं, उसको लिखना होता है। नाटककार वर्तमान में ही क्यों लिखा जाता है? नाटक को वर्तमान काल में संयोजित करना होता है, इसलिए नाटक को वर्तमान में ही लिखते हैं। अब नाटक का मतलब ही यही है कि हम कोई भी नाटक व्यक्तियों के सामने वर्तमान में कर रहे हैं। जैसे आप खेल देखते हैं, जो खेल करने के लिए आते हैं, रस्सियों पर चल रहे होते हैं, वो भी एक तरीके का नाटक ही होता है। भले ही हम उसमें कोई डायलॉग नहीं होता, कोई इमोशंस वगैरह नहीं होते, बट वो भी एक नाटक के रूप में ही आ जाता है, जहाँ पर सामने ही लोग एकत्रित होते हैं। आप बंदर को देख लेते हैं ना, मदारी जो होता है वो डांस करने के लिए उसको बोलता है, तो लोग उसके सामने ही खड़े होते हैं, क्लैप कर रहे होते हैं, क्योंकि उनको अच्छा लग रहा होता है बंदर का डांस जो है वो देखकर। ठीक है, नाटक का शरीर किसे कहा जाता है? बोले जाने वाले शब्द को हम नाटक का शरीर बोलते हैं। अब नाटक में अगर कोई शब्द ही नहीं होगा तो क्या वो नाटक अच्छा होगा? वो अच्छा नाटक नहीं होगा, क्योंकि लोगों को तभी इंटरेस्ट आएगा जब वो बातों को सुन पाएंगे और उसको देख पाएंगे। 2 चर्चित नाटकों के नाम अंधा युग और तुगलक, ये हमारे 2 चर्चित नाटक है, इनके नाम यहाँ पर है। हो सकता है आपसे एमसीक्यू में पूछ ले, तो आप इस बात को याद रखिएगा। अंधा युग और तुगलक हमारे 2 चर्चित नाटकों के नाम है। इंटरनेट और पत्रकारिता में क्या संबंध है, ये हमें बताना है कि इंटरनेट और पत्रकारिता आपस में किस प्रकार से जुड़े हुए हैं, ये हमें बताना है यहाँ पे।
इंटरनेट जहाँ सूचनाओं के आदान प्रदान का बेहतरीन औजार है, वही वह अश्लीलता, दुष्प्रचार और गंदगी फैलाने का भी जरिया बन गया है। इंटरनेट एक अच्छा माध्यम है, ये हमने देखा था, लेकिन इसके द्वारा बहुत सारे गलत कार्य भी किए जाते हैं। इंटरनेट पर पत्रकारिता के दो रूप होते हैं। इंटरनेट है उस पर पत्रकारिता के दो रूप हमें प्राप्त होते हैं। इंटरनेट के अंतर्गत ही हमें इसके पत्रकारिता के दो रूप प्राप्त होते हैं। पहला तो इंटरनेट का एक माध्यम या औजार के तौर पर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी खबरों के संप्रेषण के लिए इंटरनेट का उपयोग होता है। मतलब ऐसा है कि हम पत्रकारिता में इंटरनेट को हम दो रूप में बांट रहे हैं। वैसे हम देख ले तो मेन जो हमें बता रहे हैं वो मैं आपको बता दे रही हूँ। ठीक है, इस तरीके से है। यहाँ पे इसके दो रूप को बता रखा है। जैसे फर्स्ट रूप हमें क्या बता रखा था यहाँ पर, औजार के रूप में। ये हम यहाँ फर्स्ट बता देंगे और यहाँ बता देंगे किस प्रकार से हम औजार के रूप में यूज कर रहे हैं। जैसे हम देखते हैं, हम जो आतंकवादी गतिविधियों में है उसके लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर कोई गलत काम हमें देश के अंदर करना हो उसके लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरा क्या है, दूसरा रिपोर्ट, अपनी खबर को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए। तो दूसरे में हमें क्या लिखना है, रिपोर्ट लिखना है हमारा। ठीक है, इसके द्वारा हम अच्छी जानकारी को भी एकत्रित करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ गलत बातें जो है वो हम इसके द्वारा एकत्रित करें, बल्कि जो सही बातें हैं उसको भी हम इसके द्वारा एकत्रित करते हैं। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या करेंगे, ऐसे ही बना दीजिए, क्योंकि क्या होगा, ज्यादा आप इसके अंदर बातें लिख नहीं पाएंगे। ठीक है, ज्यादा बातें नहीं लिख पाएंगे आप इसके अंदर, तो आप पैराग्राफ बना देंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। यहाँ पे हम गलत कामों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और यहाँ पर हम सही कामों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इंटरनेट को हम दो तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, सही काम के लिए और गलत काम के लिए। सही काम जैसे कि हम अपनी बातों को दूसरों के समक्ष रख रहे हैं, अपनी जानकारियों को दूसरों के समक्ष रख रहे हैं, मतलब बता रहे हैं, उनकी जो न्यूज वगैरह है, सूचनाएं हैं, उनको शिक्षित करने के साधन है, वो हम दूसरों के समक्ष रख रहे हैं। औजार के रूप में क्या करें, हम बहुत सारे गलत काम जो है, गलत गतिविधियां जो है वो हमें देखने को मिलती है इंटरनेट माध्यम के द्वारा। लोग क्या करते हैं, सूचनाओं को एकत्रित कर लेते हैं। आतंकवादी हमलों के हो सकते हैं, किडनैपिंग हो सकती है, या फिर कोई भी जानकारी हो सकती है, जो कि एक गलत तरीका होता है। मतलब इंटरनेट का जो एक गलत माध्यम होता है, औजार के रूप में उपयोग जो होता है वो हम करते हैं। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। उल्टा पिरामिड शैली में समाचार का ढांचा क्या होता है। उल्टा पिरामिड शैली आपको बतानी है तो क्या है, इस प्रकार से आप बना देंगे। सबसे पहले हम इंट्रो लेके चलते हैं, बॉडी लेकर चलते हैं, और फिर हम समापन जो है उसको लेकर चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। इंट्रो या मुखड़े में कितने ककारों का उत्तम उत्तर दिया जाता है। तो हम क्या करते हैं, इंट्रो या मुखड़े में हम क्या करते हैं, जो हमारा ऊपर का होता है इसमें हम क्या करते हैं, तो 3 से 4 जो हमारे ककार होते हैं उसका इस्तेमाल करते हैं। 2 ककारों का प्रयोग हम यहाँ पर करते हैं और एंड में तो कुछ होता ही नहीं, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, 3 से 4 जो ककार होते हैं उसका प्रयोग जो है, उत्तर जो है वो देते हैं। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, फीचर लेखन की शैली कैसी होती है। तो फीचर लेखन की शैली सीधा पिरामिड अर्थात कथात्मक होती है। ऊपर हमने देखा था ये क्वेश्चन जब हमने फीचर की विशेषता पढ़ी थी। तो ये उल्टा पिरामिड शैली में नहीं लिखी जाती है, ये सीधा पिरामिड शैली में लिखी जाती है, एक कथात्मक तरीके से लिखी जाती है। तो आई होप आपको सारे ही क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, बहुत ज्यादा यूजफुल थे। आपको एक्सप्लेन करने का तरीका अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताइएगा, कहीं कोई कमी लगी हो तब भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए